तो हम लोग टीजीटी शिल्पी में जो 2013 के प्रश्न बच गए थे उसी में आगे देख रहे हैं। तो निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, यही बताना है। व्याकरण की क्लास में व्याकरण को हम देखेंगे, यहाँ प्रश्नों को सॉल्व करिए। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, तो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। बाकी सारी पत्रिकाएँ निराला से संबंधित थी, निराला इससे संबंधित थे। सुधा, समन्वय, मतवाला, इस सभी का संपादन प्रकाशन निराला ने किया था, इससे संबंधित थे निराला। चलिए आगे चल रहे हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधित कौन सी रचना लिखी, बताइए। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधित कौन सी रचना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त संबंधित कौन सी रचना थी? तो सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, बीभत्स रस का स्थायी भाव आपको बताना है। चलिए, अद्भुत रस का बताइए। एक इसका है जुगुस्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। चलिए, करुण रस का क्या होता है? शोक। करुण रस का शोक हो गया। अब बताइए, अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? विस्मय। विस्मय या आश्चर्य? विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा। ये अद्भुत रस का हो गया, देखिए अद्भुत रस का हम देख लिए। अब आगे बताइए, ये जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। तो जो बच गया वही बीभत्स रस का स्थायी भाव, बीभत्स रस का स्थायी भाव है, बीभत्स रस का स्थायी भाव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी करिए। अंगद पैच की रचना किसने की? अंगद पैच किसकी रचना है? जल्दी करिए। अंगद पैच किसकी रचना है, बताइए। इनकी और रचनाओं की बात करें तो सत्यवती कथा हो गई। उसके बाद भरत मिलाप, ये रचनाएं इनकी बार बार पूछी जाती हैं। भरत मिलाप, उसके बाद अंगद पैज, ये किसकी रचना है मेरे भाई? किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ईश्वर दास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आप जल्दी करिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न सरल हैं, इसमें रुकने लायक नहीं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, बताइए। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है, तो बताइए। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे नहीं कहा जाता? नहीं शब्द जोड़ लीजिए, किसे नहीं कहा जाता। तो इलाचंद जोशी भी आपके मनोवैज्ञानिक, प्रश्न को फिर सही कर लीजिए, नहीं हट गया है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे नहीं कहा जाता, बताइए। तो इलाचंद जोशी भी आपके मनोविश्लेषणवादी हैं। जैनेन्द्र भी अज्ञे हैं। तो मनोहर श्याम जोशी इसमें ये प्रयोगवादी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लगा लीजिए। नहीं कट गया था तो ऑप्शन नंबर। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे नहीं कहा जाता, किसे नहीं कहा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिए, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, तो बताइए। बहुत अच्छा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, बताइए। अथवा रे बे ते से क्या है, बताइए। जिसमें परिवर्तन न हो लिंग वचन के अनुसार, न जिसमें देखिए कोई परिवर्तन न हो, तो क्या है? अव्यय है। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे और को और ही नहीं लिख सकते ना, तो यही चीज़ें होती हैं, अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? अगर देखिए, यह विजय देव नारायण शाही की है। विजय देव नारायण शाही। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो मछली घर है। उसके बाद साखी है, साखी आप देख ही रहे हैं, साखी है। संवाद तुमसे है। उसके बाद आवाज़ हमारी जाएगी, आवाज़ हमारी
जाएगी, जाएगी। ये विजय देव नारायण शाही की रचनाएं हैं जो जिनमें आप कबीरदास की लगा रहे हैं, कबीरदास विकल्प में ही नहीं है। तो मछली घर, साखी, सनवाद, तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी, ये 4 रचनाएं विजय देव नारायण शाही की हैं। ये 4 रचनाएं विजय देव नारायण शाही की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक, ये बार बार टीजीटी में कई बार, कम से कम 10 बार प्रश्न आया है। चलिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए, जगन्नाथ में कौन सा संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? बताइए, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? देखिए, जगत हलंत वाला प्लस नाथ। बताइए अब कौन सी संधि है? बताइए, व्यंजन व्यंजन का मिलन हो रहा है तो कौन सी संधि है भैया? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए, वीर रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये करुण रस का हो गया। बताइए, बताइए, वीर रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। भयानक रस का, भयानक रस का, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा मेरे भाई, उत्साह होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बहुत अच्छा, तो डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, बताइए। काव्य निर्णय भिखारी दास सही है, रस रहस कुलपति मिश्र ये भी सही है, रस विलास चिंतामणि ये भी सही है। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास किसकी रचना है भैया? भाव विलास ये देव की रचना है। किसकी रचना है? तो देव की, यह देव की रचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यह भाव विलास रचना देव की रचना है। भाव विलास रचना देव की रचना है। बहुत, ये जो चारों रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, इनसे प्रश्न आ ही जाता है। ये जो 4 रचनाएं लिखी गई हैं स्क्रीन पे। चलिए, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज है। लक्ष्मीपुरा क्या है? रिपोर्ताज है। यह किस विधा की रचना है? तो यह किस रिपोर्ताज विधा की, यह किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान हिंदी में रिपोर्ताज के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। शालीभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। चलिए, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास सुमित गुणी की है। सुमित गुणी की हो गई, गुणी की हो गई। नेमिनाथ रास सुमित गुणी की हो गई। बताइए, शालीभद्र सूरी की रचना बतानी है। बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। आप बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका यह किसकी रचना है मेरे भाई? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। मधुकर कवि, मधुकर कवि की है। मधुकर कवि की है। किसकी है? तो मधुकर कवि की है। बताइए, नेमिनाथ रास सुमित गुणी की है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालभद्र सूरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलना। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत बढ़िया कहानी है, ये बार बार पूछी जाती है। और ये बाकी रस आखेटक, रसिक प्रिया, अप्रिय नीलकंठी। रसिक प्रिया एक केशवदास की है, केशवदास की है। रस आखेटक की बात करें, रस आखेटक किसकी रचना है भाई? बताइए। कुबेरनाथ राय की रचना है। कुबेरनाथ राय का निबंध है। कुबेरनाथ राय का निबंध है। कुबेरनाथ राय का निबंध है, शायद देख लीजिएगा। कुबेरनाथ राय का ही,
कुबेरनाथ, कुबेरनाथ राय, राय का निबंध है। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय का निबंध है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। तो रस आखेटक किसकी रचना है भैया? रस आखेटक किसकी रचना है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, गंधमादन इनकी और रचना है। विषाद योग, निषाद बांसुरी, तो ये किसकी रचना है? तो यह कुबेरनाथ राय का निबंध है। तो फणीश्वर रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वर रेणु की कहानी बतानी है। तो फणीश्वर रेणु की कहानी रस प्रिया है। फणीश्वर रेणु की कहानी, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रस प्रिया है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रस प्रिया है। इनकी तीसरी कसम, आधिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तो ये सारी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की हो जाती है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत महाकाव्य गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसमें साकेत में कुल टोटल 12 सर्ग हैं। इसमें कुल कितने सर्ग हैं मेरे भाई? 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। नवम एवं दसम सर्ग में, नवम इन्ना लिखा है, नवम एवं दसम सर्ग में, दसम सर्ग में उर्मिला के विरह का चित्रण है। उर्मिला के विरह का चित्रण है। उर्मिला के विरह का चित्रण, विरह का चित्रण है। यही आपका मार्मिक हो जाता है। तो कौन सा है भैया? नवम सर्ग। साकेत का नवम सर्ग सबसे सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। इसमें उर्मिला के विरह का चित्रण है। उर्मिला के विरह का चित्रण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको 30 ही मिनट की क्लास करना चाह रहे हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज है। और किसका है? प्रकाश चंद गुप्त की है। प्रकाश चंद गुप्त की है। प्रकाश चंद गुप्त की है मेरे भाई। प्रकाश चंद गुप्त के और रिपोर्टाजों की बात करें, स्वराज्य भवन है। उसके बाद बंगाल का अकाल भी है, यह इनका रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, ये ब है, इसके ऊपर बिंदी लगा लीजिएगा। बंगाल का अकाल, तो यह प्रकाश चंद गुप्त का है। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक कौन माने जाते हैं? शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे निम्न में से रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। तो चलिए, रेखा चित्र विधा की रचना नहीं, बहुत बढ़िया। सूरजपाल, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कठगुलाब नहीं है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? शिलांकृत कृति है, बताइए। शिलांकृत कृति, बहुत अच्छा। 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि की रचना है। तो यही राउल बेल शिलांकृत कृति है। तो राउल बेल शिलांकृत कृति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे भाई। चलिए, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? या बनारसी दास जैन की है। 1641 में है। 1641 पद्य में है और ब्रज भाषा में है। हिंदी की पहली आत्मकथा है मेरे भाई। हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो यह किस विधा की रचना है? तो आप लिख लेंगे, यह आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की बनारसी दास जैन की 1641 में पद्य में रचित है। ब्रजभाषा की रचना है। हिंदी की पहली आत्मकथा है। झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? 2-3 बार अभी तक टीजीटी में पूछा गया है। झीनी बीनी चदरिया, बताइए। तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। तो किसकी है मेरे भाई? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। उद्योग का संधि करना है, बताइए। उत धन योग कहीं दिख रहा है मेरे भाई?
उतधन योग कहीं दिख रहा है? बताइए, उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न पे सोच रहे हैं 20, 25, 30 मिनट की क्लास हो, बहुत ज़्यादा की नहीं। चलिए, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता बताइए। न तो रामानंद की है, न तो कबीर की है, न तो मतिराम की, तो है किसकी? ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर की है। गंगा लहरी, ये सारी रचनाएं पद्माकर की हो जाती हैं। चलिए, 81 तक पहुंच चुके हैं हम, 81 के बाद चल रहे हैं, 81 के बाद, 81 के बताइए, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार रही हैं? निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार रही हैं? ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, पहल ज्ञान रंजन का है, तद्भव अखिलेश का है। तो यही ऑप्शन नंबर डी, यह दस्तावेज किसकी है मेरे भाई? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी, यही साहित्यकार से संबंधित, यही साहित्यकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे, कड़ाही से बताइए, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। बताइए, कड़ाही से गिरा है चूल्हे में आके पड़ा है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में पड़ना। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बताइए, बहुत सरल पंक्ति है, बहुत सरल, ये आपको याद जरूर होगा, कह रहे दास ना। देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलश का पर्याय, कलश का पर्याय बताइए, कलश का पर्यायवाची आप बताएंगे। कलश का पर्याय कुंभ होता है, कुंभ होता है, एक कुंभ लिखा है। चलिए इसको सही कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आप कुंभ कर लेंगे काट के। तो कौन सा है मेरे भाई? कुंभ। कौन सा है? कुंभ। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, यह प्रश्न 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, तो यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का है मेरे भाई, जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रिका का पर्यायवाची है, चंद्रिका का पर्यायवाची आपको बताना है, चंद्रिका का पर्यायवाची बताना है। तो चलिए, चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी होती है, कौमुदी। चलिए आगे चल रहे हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है मेरे भाई? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास आपको बताना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए तमस हो जाएगा, तमस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो। बताइए, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो, यह किसकी रचना है? बताइए, किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति? बहुत अच्छा, बोधा की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है मेरे भाई। किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? नेट में पूछा गया था, उसके बाद उठा के टीजीटी में पूछ लिया 2013। अरुण यह मधुमय देश हमारा, तो यह कार्नेलिया का है, कार्नेलिया का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसका है भाई? कार्नेलिया का है। चलिए, खेट का उत्कुम किसकी रचना है? खेट का उत्कुम किसकी रचना है? खेट का उत्कुम किसकी रचना है? तो रहीमदास की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो रहीमदास की। और प्रश्न बचे हैं। चलिए, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? शाह सिकंदर जरमे बोरी। बताइए, तो कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें है। देखिए, एक चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जो लोग देख रहे हैं। देखिए, हमें चाह रहे हैं कि आपको रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, छोटी विधाओं को हम करवा दें, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो छोटी विधाएं हैं आपकी,
छोटी विधाओं को हम करवा दें, छोटी विधाओं को। तो पहले कहाँ से शुरू करें, रिपोर्टाज पढ़ाएं या आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, जो छोटी छोटी स्त्री विमर्श संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे दलित हैं, पत्र पत्रिका हो गया, और उसके बाद जो आपका पुरस्कृत रचनाएं हो गई, ये सारी चीज़ों को, हिंदी की कुछ संस्थाएं हैं उसको, जहाँ से मतलब टीजीटी में प्रश्न आते हैं भर भर के, लगभग 10-12 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। तो छोटी विधा हम सोच रहे हैं आपका करवा दें। तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए, आप 150 की संख्या में सहमति भरेंगे तब जाके हम इसको करवा पाएंगे, तब हमारा भी हौसला कुछ बढ़ेगा, तभी हम करवा पाएंगे। देखिए, हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, हम किसी तरह ये करवा रहे हैं। अभी 2-4-10 दिन हमको थोड़ा सा आराम हो जाएगा तो फिर हम करेंगे, लेकिन छोटी विधाओं को हम 4-5 दिन में करवा देंगे, अगर आप कहेंगे तब। देखिए, कमेंट करके बताएंगे तभी हम करवाएंगे छोटी विधाओं को। आप परेशान रहते हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम आपको बता ही दें। करवाने के लिए तो हम सारा करवा देंगे, छोटी विधाएं जितनी हैं। अब उसमें ये बता देंगे कौन सा प्रश्न कब पूछा गया है, किस सन में पूछा गया, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगी। तो बताइएगा आप कमेंट करके, जो ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे भी देख रहे हैं, जिस भी तरह से देख रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम छोटी विधाओं को करवा देंगे। छोटी विधाओं को जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा, ये फीडबैक के लिए जो प्रश्न बचे थे, इसीलिए 2013 टीजीटी का आज ख़त्म हो गया। टीजीटी 2013 पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब बचा क्या है, टीजीटी 2016। टीजीटी 2016 के प्रश्न बचे हुए हैं, उसके बाद टीजीटी 2021 का करवाएंगे, 2021। उसके बाद टीजीटी 2022 का करवाने के बाद ये देखिए 3 सेट और आपके बचे हैं, 3 सेट हम बहुत जल्दी ही करवा देंगे। अब इसको खंडों में नहीं करवाएंगे, सोच रहे हैं खंडों में न करवा के इसको डायरेक्ट करवा देंगे। तो आपका जैसा भी फीडबैक रहेगा, छोटी विधाओं को पहले कहिए पुरस्कार करवा दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार न, जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार या नवीनतम रचनाएं करवा दें। आप कहाँ भटकेंगे, जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा। और रात्रि 8 बजे वाली क्लास को आप बराबर देखिए। अलंकार चल रहा है, अलंकार। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछिए, 70 68 62 0 242 पे। लेकिन आप माध्यम व्हाट्सअप होगा, आप व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क करेंगे। अगर इस पे नहीं हो पा रहा है तो आप 8112353435 8112353435। अरे नंबर, चलिए हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, बस मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप हमारा नंबर सेव कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल नंबर सेव करिएगा, 70 68 62 0 242, 70 68 62 0 242। जिनको अब क्या ही बताएं आपको, चलिए हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा, सर हमारा नंबर नहीं सेव कर रहे हैं, तो ठीक है हम कर देंगे। लेकिन ऑफिशियल नंबर आप सेव करिएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उसमें सेव कर देंगे। बस नाम अपना मैसेज कर दीजिए, नाम, ठीक है, नाम तो आपका देख लिए, राहुल नाम है ना, राहुल। चलिए राहुल मैसेज कर दीजिएगा। जो भी सेव करवाना चाहते हैं तो हम कर देंगे, लेकिन ये नहीं कि हम आज ही कर दें, जब समय मिलेगा तो हम कर देंगे। आप जब भी सेव करिए तो ये ऑफिशियल नंबर 70 68 62 0 242 ही सेव करिएगा, चूँकि इसी पे हम आपको मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप परेशान होंगे। तो 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब उस पर मिलेगा, पहले ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई जाएगा। तो चलिए जैसा भी आप कहेंगे, देखिए अगर आप कहेंगे तो हम करवाएंगे, छोटी विधाओं को नहीं छोड़ देंगे, क्या ज़रूरत है, कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए 150 की संख्या में कमेंट आएगा तब हम आगे कुछ करने के लिए सोचेंगे। तो कल से ही हम शुरू कर देंगे, जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा। अगर फीडबैक अच्छा कल तक रहा तो हम कर देंगे, कल ही क्लास शुरू कर देंगे। तो कल हम पहले आपको पुरस्कृत रचनाओं को करवा देंगे, या रिपोर्टाज को करवा देंगे, या संस्मरण या रेखा चित्र को करवा देंगे। तो जो बार बार पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी या जो स्नातक या परास्नातक लेवल के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें सबसे मतलब प्राण है समझिए, तो हम उसको करवा देंगे। पत्र पत्रिका करवा देंगे। आप भटकते रहते हैं, पत्र पत्रिका कहाँ पूछी जाती है, टीजीटी में कौन सी पत्र पत्रिका पूछी जाती है, इसको भी बता देंगे। टीजीटी में कौन सी पत्र पत्रिका पूछी जाती है। और व्याकरण की देखिए एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करवा रहे हैं, उसमें आपको ट्रिक बताएंगे। उसके बाद बहुत अच्छे से जो भी आपको जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप व्याकरण की प्रैक्टिस सेट को देखिएगा प्रतिदिन। उसमें देखिए व्याकरण टेस्ट करके, व्याकरण
टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में देखेंगे। अभी क्लास संख्या 1 हुई है तो आप उसको देख लेंगे, आप उसको देख लेंगे। कोई दिक्कत है तो देखिए, वर्णमाला पे ही हम कम से कम 3 क्लास करवा दे रहे हैं, बस लगभग 150-200-300 प्रश्नों को सॉल्व करवा दे रहे हैं। संज्ञा पे आपके 200 प्रश्न सॉल्व करवा दे रहे हैं, 200 या 300 प्रश्न सॉल्व करवा दें। विशेषण पे 300-400 प्रश्न सॉल्व करवा, लगभग 10,000 प्रश्न आपके। व्याकरण का हम 10,000 प्रश्न आपको सॉल्व करवा देंगे, 10,000 प्रश्न बस। आप खुश हैं तो 10,000 प्रश्न आपको हम सॉल्व करवा देंगे, और बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पूरी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम उसमें करवा देंगे। और एक एक टॉपिक पे लगभग 200-300 प्रश्न। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हों, यूपी वाले हों, चाहे यूपीएसआई वाले हों, यूपीएसआई वाले हों, चाहे आरओ एआरओ वाले हों, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी या स्टेट या बिहार मेंस वाले हों, बिहार बीपीएससी टीआरई वाले हों, बीपीएससी टीचर का हो, चाहे वो मेंस का हो, ये समझ लीजिए रामबाण है, सभी के लिए रामबाण है, सभी के लिए रामबाण है। सीधा सीधा समझ लीजिए, सभी के लिए रामबाण है। व्याकरण सभी में है, व्याकरण सभी में है। तो जैसा आप कहेंगे हम उसी तरह करेंगे, और कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अच्छा देखिए, जो बिहार का सिलेबस है हमने ग्रुप में भेज दिया है, तो उसमें आपको सामान्य अध्ययन ही पढ़ना है, उसमें आपको सामान्य अध्ययन ही पढ़ना है। टोटल 150 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आपका भाषा का रहेगा, उसके बाद ये पास करना है केवल। उसके बाद 120 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, सामान्य अध्ययन का रहेगा। यही आपका टोटल आएगा। 120 में से आपकी मेरिट बनेगी। देखिए, और उसके बाद ए प्री का हो गया, 1 मिनट फॉर्मेट समझ लीजिए। ए प्री का हो गया ना। देखिए, ए प्री के एग्ज़ाम का हो गया। अब चलिए मेंस का देख लीजिए। मेंस में क्या होगा कि मेंस बिहार की बात कर रहे हैं। मेंस में आपका मेरे भाई, मेंस में टोटल 150 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न आपका भाषा का हो जाएगा। उसके बाद इसमें से 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन, ये भाषा हो गया। और उसके बाद आपका 80 प्रश्न संबंधित विषय से हो जाएगा। विषय संबंधित विषय का मतलब, अगर आपका हिंदी है तो हिंदी से, संस्कृत है तो संस्कृत से, जिससे भी विषय से हैं आप, तो बस। और कुछ 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, सीधा। तो चलिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। सिलेबस सब वही है, सिलेबस हमने ग्रुप में भेजा है। जिनको नहीं मिल रहा है वो इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, इस नंबर पे। जिनको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे, देखिए प्री का सिलेबस, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, जो नंबर दिया गया है इसी में से किसी एक पे आप संपर्क कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो चलिए।